नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ नंबर 2। इसका शीर्षक है दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। अनमना मतलब बिना मन के। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी लोरी ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। मोथे और साई है ना, घास होती है एक प्रकार की। ग्रेव और बन ब्याज की जड़ें, बन ब्याज भी घास होती है। और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच, नाना यानी कि अलग अलग प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़क एक विचित्र सड़कर मतलब वो गल जाती है घास से, एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख रहा है और गांव में के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। झाग भरे मतलब जैसे गांव का जोड़ होता है या फिर जो भी होता है, बारिश आने के बाद उसमें झाग भर जाते हैं ना, फुल भर जाता है, तो उसमें कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाइयों के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में स्कंदपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर उड़क रहा था तो एक दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर, सर में साधारण दर्द, और ज्वर मतलब बुखार, दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, साबू मतलब साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। जबर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा। जबर मतलब ठंड, बुखार जैसे बुखार चढ़ती है उसमें साथ में ठंड लगती है ना, उसको ज्वर बोलते हैं। रजाई पर रजाई और उतरा रात के 12 बजे के बाद। दिन में दिन में मैं 4 चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी दिन मैं नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सग टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पैर छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुँह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झेलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छूकर जबर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से झोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। यदि आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्मों की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उनके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महावारी विषुका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप
सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती मिस्र या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलास में ही बदल जाती, तो वजह से पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है। कुनेन एक प्रकार की मेडिसिन होती है, दवाई होती है, भाग जाता है। पर न जाने क्यों बुखार को बुलाने का जी ही नहीं होता। दादी माँ, किशन भैया की शादी ठीक हुई। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्हें सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार प्रोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बारी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद क्या दे दूं। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी ये आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पुतो फुलो दूधो न हो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, उरिन हो गया बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। उधर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखो धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तरह पर हंसता हुआ आगे बढ़ा। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ये औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बरहा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बंडा फोड़ हो गया। देब्बू की माँ ने चादर खींच ली। कहा, दादी यह बच्चा सोया है। यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ जोर से भागा और दादी के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभ्यदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन के सूखे पत्तों सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता।
दादा ने उन्हें समय जो धोखा दिया वो सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुँह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में नानी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती शाम को मैंने देखा। दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्हें आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तू रोती थी? तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझको सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वो रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ श्रावश देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उठकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्थर कांप रहा था। काली चींटियां सी कतार धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? शिव प्रसाद जी हैं। धन्यवाद।